वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस के विषय का फिर स्वागत है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का भी प्रयास करेंगे। जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर चैनल को ज़्यादा शेयर करेंगे। इसमें पूरा मॉडल पेपर की बात करेंगे। देखिए पूर्णांक 70 नंबर का आपका रहेगा, समय 3 घंटे 15 मिनट और प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना आपको क्या सुननी है, कब आपके एसकेएम स्टडी ऐप पर, ठीक है, किस्मर एसकेएम स्टडी ऐप पर आपकी पढ़ाई करवाई जा रही है। वहां पर सभी लोग जाकर जुड़ जाएं और अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर करा दी जाएगी वहां पर। ठीक है, अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न कौन सा है कि जो ग्रेफाइट होता है वह क्या होता है। पहला प्रश्न क्या है, ग्रेफाइट जो होगा। अब आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके वहां पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारी पीडीएफ्स होंगी सारी चीज़ें वहां पर अपलोड होती है और ऐप के अंतर्गत भी अपलोड होती है। ठीक है, अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? आयनिक ठोस होता है, धात्विक ठोस होता है, आणविक ठोस होता है या सहसंयोजक ठोस होता है। तो ग्रेफाइट की बात करते हैं मेरे पेरेंट, तो यह क्या होता है? एक धात्विक ठोस होता है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। जो ग्रेफाइट होता है वह धात्विक ठोस के अंतर्गत आता है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वीआईपी प्रश्न है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेफाइट धात्विक ठोस होता है। जो ग्रेफाइट होता है वह धात्विक ठोस होता है, ये तो आपको हमने बता दिया। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। जो हिमांक का अवनमन होता है वह किसका अनुपात दर्शाता है? तो विलियम का मोल अंश का, विलियम की मोलरता का, विलियम की मोलरता का, विलियम की मोलरता का। ठीक है, इसमें दो विलायक की मोलरता हो जाएगा। तो अगर इसमें बात करेंगे तो विलियन की मोलरता का समानुपात, विलियन की मोलरता का समानुपात दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलियन की मोलरता। ठीक है, विलियन की मोलरता दर्शाता है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो कौन सी है? हीलियम, नियान, आर्गन, जिनान। तो कौन सी है? तो जो वायुमंडल में पाई जाती है सर्वाधिक आर्गन गैस पाई जाती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, देखिए आपके लिए बहुत मेहनत की जा रही है, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, थोड़ा अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपको अच्छी से अच्छी चीज़ बताने के लिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत ही बेटर चीज़ यहाँ मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको किसी चैनल पर नहीं मिलने वाला है। आपको रियल फैक्ट, रियल क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। तो रंगीन आयनों का निर्माण कब संभव होता है? जब यौगिक में कुछ क्या विद्यमान होते हैं, जब रंगीन आयनों का हमें निर्माण संभव दिखता है। युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो जो रंगीन आयनों का निर्माण होता है, जानते हैं कब संभव होता है? वह संभव होता है जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे जुड़ते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको पढ़ाई करने के लिए हम आपके लिए बाध्य और अच्छी तरीके से, देखिए हम आपको समय समय मोटिवेट भी करते हैं। हम आपको बार बार यही बताते हैं कि आप लोग क्या करना है कि जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं उसका बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन इतना करिए कि आपको अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिल सके, और जो भी चीज़ें यहाँ पे कंटेंट दिया जा रहा है बहुत ही ऑथेंटिक है और यूनिक कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, जो कि एग्जाम में हूबहू मिलने वाले कंटेंट है। ठीक है, अब देखिए रंगीन आयनों का संभव कभी होता है जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते, हमने आपको बताया। निम्न में से फास्जीन है, जो फास्जीन है क्या है निम्न में से? PS3, POCl3, CS2 या COCl2। तो क्या होती है? COCl2 जो होती है हमारी फास्जीन गैस होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक में आपको तो रट गया होगा, जो भी क्वेश्चन हमने बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। कमेंट करके जरूर बताएं कि हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, अब अति लघुतरी प्रश्न की बात करेंगे, जो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अति लघुतरी प्रश्न में बात करेंगे तो मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? तो देखिए किसी विलायक के 1000 ग्राम में बिलियन पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मतलब किसी विलायक के 1000 ग्राम में, कोई विलायक है हमारा, उसकी 1000 ग्राम में
विलय पदार्थ हैं, जो पदार्थ उसमें मिल रहा है, एक मोल को घोलने पर क्वथनांक में, यानी कि अगर कोई हमारा जो, अगर मान लीजिए जल है, ठीक है, जल में हमारा क्या होगा, विलायक हो गया। अब इसमें अगर हम कोई पदार्थ मिलाते हैं तो अगर एक मोल घोलने के लिए हमें 1000 ग्राम जल की आवश्यकता पड़ती है, तो होने वाली वृद्धि, उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होगी, उस वृद्धि को ही मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बताते हैं। रेडान की खोज किसने किया था? रेडान की खोज किसने किया था और इसका उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो रेडान की खोज सन 1902 ईस्वी में डार्न ने रेडियम के रेडियो एक्टिव से किया था। तो जो रेडान की खोज है सन 1902 ईस्वी में डार्न ने रेडियम के रेडियो एक्टिव से किया था, ठीक है। कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि हीलियम उत्कृष्ट गैसों में सबसे अधिक निष्क्रिय है। हमें कारण क्या स्पष्ट करना है कि जो हमारी हीलियम है उत्कृष्ट गैसों में सबसे अधिक निष्क्रिय है। देखिए ठीक है, कैसे करते हैं इसको, तो देखिए एलियन से रेडान की ओर आयनन ऊर्जा का मान घटता है। अगर एलियन से देखें तो रेडान की ओर जाने पर क्या होता है, आयनन ऊर्जा घटती है, इसलिए हीलियम की आयनन ऊर्जा सभी उत्कृष्ट तत्वों में सर्वाधिक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करना बहुत कठिन होता है। इस कारण यह कहा जाता है कि हीलियम उत्कृष्ट गैसों में सबसे अधिक निष्क्रिय है, ठीक है। अब देखिए संक्रमण तत्व क्या होता है, इसके चुंबकीय और उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। तो संक्रमण तत्व क्या होता है, इसके चुंबकीय और उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। देखिए वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से पहले कोश अर्थात n-1 d उपकोश में भरा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब देखिए इसके गुण यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्यवर्ती होने का इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो ये इनके जो गुण होते हैं यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखिए आगे हम बताते हैं संक्रमण तत्व की 4 विशेषताओं को लिखो। तो संक्रमण तत्व की 4 विशेषता लिखते हैं। यह संकर आयन बनाते हैं, यह रंगीन लवण बनाते हैं, यह अनुचुंबकीय गुण का उत्प्रेरक दर्शाते हैं। मतलब यहाँ संकर आयन बनाते हैं, मतलब वह जो कहते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन आयन, ठीक है। यहाँ रंगीन लवण बनाते हैं, यानी कलरफुल जो सॉल्ट होते हैं उसको बनाते हैं, और ये अनुचुंबकीय गुण का उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर चीज़ अगर पढ़नी है तो आप हमारे ऐप पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपकी पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। अब लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए लैंथेनाइट तत्वों के 2 उदाहरण, लैंथेनाइट तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए तथा इसके प्रमुख उपयोग को लिखिए। तो लैंथेनाइट तत्व में देखिए जो हमारा क्या है, लैंथेनम है और दूसरा क्या है, सीरियम है। ये दो तत्व हो गए। अब देखिए अब इनका उपयोग कहाँ होता है, उपयोग के बारे में बताते हैं। उपयोग देखिए इनका उपयोग जो होता है कार्बन आर्कलाइड बनाने में किया जाता है, और इनका उपयोग मिश्र धातु बनाने में भी किया जाता है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, आर्कलाइड बनाने में किया जाता है। और आर्क लाइट मतलब क्या होता है, जो आर्क लैंप आपके बनते हैं, आर्क लैंप, उसमें भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। और मिश्र धातु बनाने में किया, जैसे स्टील हो गया, तो ये सब चीज़ें बनाने में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए किण्वन किसे कहते हैं तथा इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होती हैं। किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या होती हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन आप लिखते चलेंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब देखिए जटिल कार्बनिक यौगिकों का अणुजीवों द्वारा सरल यौगिकों में अपघटन किण्वन कहलाता है। मतलब जो जटिल यौगिक होते हैं हमारे, उनका जो किण्वन होता है सरल यौगिकों में अपघटन क्रिया, यानी कि अगर हम अब कोई जटिल हमारा कार्बनिक यौगिक है उसका अगर हम विघटन कराते हैं, उसे तोड़ते हैं अणुजीवों यानी कि एंजाइमों के द्वारा सरल यौगिकों में उसका हम क्या करते हैं, विघटन करते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, ठीक है। अब इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, देखिए अब इसको आपको बताते हैं। तो कार्बन यौगिकों का प्रयुक्त विलयन तनु होना चाहिए, तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तीसरी बात क्या है कि प्रयोग किया जाने वाला विलयन अधिक अम्लीय हो और ना अधिक क्षारीय हो, अर्थात इसका पीएच मान 6 से 8 होना चाहिए। और डी नंबर की बात करेंगे, ऐसी पदार्थ को उपयोग में नहीं लाया जाता जिनकी उपस्थिति में किण्व अर्थात अणुजीवी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए
कैनिजारो अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो कैनिजारो अभिक्रिया पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए, वह एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वह एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम के लवण देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि वह एल्डिहाइड समूह जिसमें हाइड्रोजन नहीं होता, इसमें हाइड्रोजन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, और कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयन के साथ अभिक्रिया करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण बनाते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाते हैं। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। 2HCHO प्लस NaOH CH3COH प्लस HCOONA, ठीक है, 2C6H5CHO प्लस 2NaOH। अब बनेगा क्या, जो हमारा OH है इसके साथ आ जाएगा और Na, फिर दो अणु है इसके, तो एक अणु के साथ OH आएगा, एक अणु के साथ Na आएगा। C2H5CH2OH प्लस C6H5COONA, ठीक है, ये बेंजील एल्कोहल है और ये सोडियम बेंजीनाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हो जाएगा। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया देते हुए समझाइए कि डाई एजोटीकरण क्या होता है। तो जब एरोमेटिक प्राथमिक एमीन सोडियम नाइट्राइड और तनु HCl के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया करके एमिनो समूह को डाई एजो समूह में परिवर्तित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को डाई एजोटीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, C6H5NH2 प्लस NaNO2 प्लस 2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड C6H5N2Cl, ये बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड होता है प्लस NaClH2O, ठीक है। ये चीज़ें बनी गया और अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में अभी आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए तथा इसकी सीमा को बताइए। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए तथा इसकी सीमा को बताइए। चलिए इसको आपको बताते हैं। देखिए, अब बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किसी विलयन की वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, मतलब क्या हुआ, किसी विलयन की वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। अब देखिए, राउल्ट का नियम जो होता है केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर, मतलब जैसे पदार्थ जो अवाष्पशील हो, कितना भी उन्हें गर्म किया जाए वो वाष्पित नहीं होते हैं, ठीक है, उन पर लागू होता है। वैद्युत अपघट्य के विलयन के ऊपर इस नियम को लागू नहीं किया जाता। कोई जो भी वैद्युत अपघट्य होते हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन के शोधन की 2 विधियों का उल्लेख करो। तो कोलाइडी विलयन के 2 शोधन विधियों का उल्लेख हमें करना है। और देखिए, अगला क्वेश्चन इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है, ये 2011-2019 के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न था। वैद्युत अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे किया जाता है, 2019 और 2020 पूछा गया, ठीक है। अब कोलाइडी विलयन के शोधन की बात करते हैं, तो पहले अपोहन की बात करते हैं। जब अशुद्ध सॉल को जंतु झिल्ली की थैली में भरकर, मतलब कोई जंतु की झिल्ली है, जो झिल्लियाँ बनाई जाती हैं जंतु की चमड़े की बनाई जाती है, ठीक है, तो थैली में भरकर इसे जल में भरे पात्र में लटका देते हैं, तो अशुद्धियों के कारण कण सूक्ष्म होने के कारण धीरे धीरे बाहरी जल में विस्तृत हो जाते हैं तथा थैली में शुद्ध सॉल शेष बचा रह जाता है। इसी प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं तथा इसमें प्रयुक्त होने वाले उपकरण को अपोहक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका देख लीजिए, थोड़ा अच्छी तरह देख लीजिए। अशुद्ध साल हमारा इसमें भरा हुआ है, अब यहाँ से जल है, अब जंतु झिल्ली है हमारी, ठीक है, और ये जल है। इसमें क्या कर देते हैं, जब इसको जल में डालते हैं तो डालते ही क्या होता है कि जिसमें जो अशुद्धियों के सूक्ष्म कण होते हैं जल में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और जो हमारा शुद्ध सॉल बचा होता है वो थैली के अंदर ही जमा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझना है। इसी को क्या कहते हैं, हम अपोहन क्रिया कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं वैद्युत अपोहन की। तो विद्युत के द्वारा अपोहन करने की क्रिया को वैद्युत अपोहन कहते हैं। विद्युत के द्वारा जो अपोहन की क्रिया होती है, जो ऊपर हमने बताया, अगर इस क्रिया को हम विद्युत के द्वारा करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत अपोहन कहते हैं। इसमें क्या होता है, अशुद्ध सॉल की भरी जंतु झिल्ली की थैली में दोनों की ओर इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जो तो शुद्ध सॉल में उपस्थित
आयनिक अशुद्धियाँ इलेक्ट्रॉनों द्वारा आकर्षित होकर तेजी से बाह्य जल में विसरित हो जाती हैं, ठीक है, तो जिससे शुद्ध जल प्राप्त होता है और यह प्रक्रिया विद्युत अपोहन और इस प्रयुक्त होने वाले उपकरण को विद्युत अपोहक कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको लिख लेनी है और समझ लेनी है, ठीक है। फिगर द्वारा इसको समझते हैं। फिगर में देखिए इस तरफ हम क्या लगाते हैं, एनोड लगाते हैं, इस तरफ कैथोड लगाते हैं, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं इसमें क्या होती हैं कि धन आयनों और ऋण आयनों के द्वारा टूट जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं एनोड और कैथोड पर, ठीक है। तो इसी क्या कहते हैं हम, अपोहन की, विद्युत अपोहन की क्रिया कहते हैं। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ एसकेएम पर जा करके आपके कोर्स चालू हो गई, तो वहाँ पे जाके ऑनलाइन कोर्स को परचेज करें, 95+ लें और अपने लाइफ को एक सक्सेस के रूप में अचीवमेंट को प्राप्त करें। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।